नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। शनिवार का दिन है और हम आज बात करते हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जी से और हफ्ते भर की राजनीति और आने वाली राजनीति के ऊपर उनकी तीखी टिप्पणी और उनकी बेबाक बातचीत हम दर्शकों को सुनाते हैं। पिछला हफ्ता पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर रहा है। दूसरे दौर का मतदान वहां पे हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हैं, साथ ही साथ दावे प्रतिदावे भी किए गए हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि दरअसल उनको 226 से ज्यादा सीटें मिल सकती है, 294 में। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो इस बार ममता बनर्जी को किले को ढहाएंगी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बीच में जो सबसे जबरदस्त बात यह हुई है कि तमाम एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन देश में सबसे क्रेडिबल पोल एजेंसीज में से एक मानी जाने वाली एक्सिस माई इंडिया ने दरअसल एग्जिट पोल के नतीजों को पब्लिक करने से मना कर दिया है। उनका कहना है उनके पास जो डेटा है, जो सैंपल है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। 70% लोगों ने उनसे बात करने से मना कर दिया। ऐसे में उन्होंने डेटा पब्लिक करने से इनकार किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी गहरे सवाल खड़े हो गए। और साथ ही साथ दिलचस्प बात यह भी है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं वैसे ही आईपैक के डायरेक्टर को जमानत मिल गई, जो ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे थे, और वो भी ईडी के मामले में, पीएमएलए के मामले में। और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो तमाम घटनाक्रम है, क्या वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जानेंगे प्रभु जी से। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इस वक्त पूरे देश की नजर लगी कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, तो लोग आपसे भी सुनना चाहते हैं, भाई आप क्या चाहते हैं, क्या आपका आकलन क्या है? ममता बनर्जी आएंगी, बीजेपी आएगी, क्या है? ऐसा लगता है वेस्ट बंगाल की लड़ाई तो पानीपत का लड़ाई हो रही है। पानीपत का आपने अच्छा कहा, ये अच्छा कहा। तो वहां पर सारी फौजें इकट्ठी हो गई, जीतेगा दूसरी बात है। तो यहाँ तो लड़ाई बीजेपी और ममता तो ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, परंतु एयर पे, टीवी चैनल पे बाकी आपने जैसे कहा ओपिनियन पोल वाले, एग्जिट पोल वाले भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप जब बात की है कि ओपिनियन पोल ने कहा है कि बीजेपी की वहाँ पर बढ़त है, उनको एडवांटेज है, वो तो मैं 2019 से देख रहा हूँ। 2000 की उनकी सबकी किसी ओपिनियन ने, किसी ने भी प्रोजेक्ट नहीं किया था कि ममता जीतेगी, उनकी सीटें हमेशा है। और वो ओपिनियन पोल 40 से 50% गलत निकले। तो वो 40-50% करेक्शन इस वक्त होगा, पता नहीं, मेरे को इसके ऊपर डाउट है। अगर वहाँ टूल किट कोई काम करती है, कुछ किसी तरह के स्पेशल अरेंजमेंट हुए हैं, तो वो लगता है कि करप्ट हो जाएगा। पर मैं दूसरी बात से आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई भी एजेंसी, आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी कोई भी क्रेडिबल एजेंसी यहाँ पर काम नहीं कर रही, क्योंकि सबके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। क्यों, जिसने भी कहा कि क्रेडिबल है, अगर आप 350 सीटें प्रेडिक्ट करते हैं लोकसभा में, किसी के लिए वहाँ 240 आती हैं, तो क्रेडिबल एजेंसी उसको नहीं कहा जाएगा। कई बार गलती हुई है। तो और दूसरा मैं भी ये कहूँ कि मैं साउथ इंडिया से आता हूँ, जो उन्होंने कास्ट डेटा दिया है वहाँ पर, मनियार कितने हैं, वो कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, सारे एब्सोल्युटली बोगस। क्योंकि मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण ने कहा 9% है, कहाँ थे 9% में, 1 ईयर उन्होंने कम कर दिए, वो बढ़ा दिए। जो बीजेपी को सूट करते हैं, जब डीएम के खिलाफ कास्ट है, उनको बढ़ा दिया नंबर हैं। जो बाकी हैं एक्चुअल रियलिटी पर कास्ट फिगर ऑफिशियली अवेलेबल भी नहीं है, तो उनकी फिगर तो वैसे ही गलत है। तो इसलिए आप उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी पहले ही है कि ये एजेंसियां सिर्फ फसली बटरे हैं। जब फसल आती है इलेक्शन की, खड़े हो जाते हैं। 15 एजेंसी के नाम आ गए, एक दिन आए 5 के, दूसरे दिन 5-7 और खड़ी हो गई, जो टीएमसी की फेवर में आ गई, कुछ बीजेपी की फेवर में आ गई, कुछ और आ गई। तो एवरेज पोल ऑफ पोल बढ़ाने के लिए संख्या बढ़ानी थी, तो पोल ऑफ पोल निकालना शुरू कर दिया नया। पहले दिन पोल ऑफ पोल कुछ कहता था, दूसरे दिन पोल ऑफ पोल कुछ कहता है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जब तुक्का लग जाता है, ठीक निकलेंगी, गलत निकलेंगी। जब हम लोग करते थे एग्जिट पोल, हमने सबसे पहले इंडिया टुडे में किया। जब गलत हो, बड़ी एजेंसी थी, मार्केट एजेंसी हमारे यहाँ मार्क काम करती थी, जब उनको लगा कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो चुपचाप चले गए, छोड़ करके काम बंद कर दिया। दुराव सुरारी वाला सब करते थे, प्रणव करते थे, अब वो नहीं, उन्होंने भी एनडीटीवी में बंद कर दिया था। बाद में आपने देखा होगा, जब अपना चैनल देने से पहले उन्होंने ओपिनियन पोल सब बंद कर दिया था कि ये फ्रॉड है। और मैं ये भी जानता हूँ, मैं 4 तारीख के बाद नाम लेने वाला हूँ, किस एजेंसी का किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ, किस पार्टी के साथ कमर्शियल संबंध है, क्या काम करते हैं वो सब। और मेरे पास फोटोग्राफ भी है उनकी मीटिंग करते हुए। तो ये आप छोड़िए, इसको मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता किसी के ऊपर। आप लोग अपना टीआरपी के लिए 2 दिन के लिए आपको मौका मिल जाता है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डॉलर जो है 95 रुपए जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये जीत गया, वो मर गया, ये मर गया, देश बर्बाद हो रहा है, देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं, आज भी नहीं है।
अब 120 रुपए आपने सारे सिलेंडर बढ़ा दिए, ये कर दिया। पहले जमाने में डिस्कशन होती थी, अब ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करिए। तो ये सब चीजें हैं। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल एक नया धंधा है, एक नया बिजनेस एंटरप्राइज है। और मेरे को ये अफसोस है कि बड़ी बड़ी टेलीविजन चैनल जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, वो इन लोगों को बिजनेस बढ़ाने में अपना बढ़ावा दे रहे हैं, पैसे भी देते हैं और उनका बिजनेस चलाते हैं। इनमें से हर एजेंसी किसी किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए काम करती है, किसी कॉर्पोरेट के लिए काम करती है, परंतु बहुत सारी पार्टियों के लिए काम करती है। मेरे पास एविडेंस है सबके खिलाफ। तो उसको छोड़िए आप, इसको मैं इसके अंदर नहीं पढ़ना चाहता। उनका काम है, ठीक करें, परंतु उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। उनका धंधा है, आई रिस्पेक्ट देयर बिजनेस। पर उन लोगों को कहना चाहिए कि मेरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ क्या है, मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ क्या है, मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ क्या है, या कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ है, मेरे बीजेपी के किस लीडर के लिए मैंने काम किया, कांग्रेस के किस लीडर को मैंने प्रमोट किया, ये सब बताना चाहिए उनको। उसके बाद लोगों को जज करना चाहिए। ठीक है भाई, मैं ये मेरा बिजनेस है, मैं सब जगह ऑब्जेक्टिव काम करता हूँ। और कांग्रेस के लिए काम किया तो उनको भी बता दिया आप हार रहे हो, जीत रहे हो। तो बताने में क्या परेशानी है? ना बता करके अपने आप को प्रोफेशनल जीत करना, कितने अवसरों किया आपने। तो लेटर्स थे कि जब बंगाल पे वापस आते हैं, वहां झगड़ा क्या है, मैंने देखा पानीपत बट सर लेकिन आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं और बहुत सही बात कह रहे हैं। मैं इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसमें, क्योंकि जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स करने वाले आए हैं, मैं जिनको जानता हूं, जिनकी क्रेडिबिलिटी को मानता हूं, मैं प्रणव राय को मानता था, योगेंद्र यादव को मानता था, और काफी हद तक सीवोटर, इन सब लोगों ने नंबर्स देने बंद कर दिए। इन्होंने साइकोलॉजी बंद कर दी, क्योंकि इनका यह मानना है कि सही प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। अब ऐसे में ऐसे लोग मार्केट के अंदर आ गए हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका मेथोडोलॉजी क्या है, जिनका सैंपल साइज क्या है, जिनकी हिस्ट्री क्या है, कोई नहीं जानता, और कोई डेटा भी नहीं देते ये लोग। सिर्फ इतनी सीटें आई। भाई ओनरशिप तो बताएं, कंपनी रजिस्टर्ड है, शेयर होल्डर कौन है उसके अंदर, कहां से बैन है, बैलेंस शीट क्या है, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, कुछ तो बताना चाहिए। ये चैनल की ड्यूटी है उनसे पूछना कि आप अपना नाम चलाए जा रहे हैं, पता नहीं कैसे नाम है। अपने नेशनल चैनल के ऊपर आप एक दुकान पान की खड़ी है, कहीं पान की दुकान की पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने एग्जिट पोल किया। किस लिए? आपके खबरों की कमी है क्या? आप क्रेडिबल बनाइए, दिखाइए, अच्छे लोगों को बुलाइए जिनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर है, और जिन लोगों ने किया उनसे पूछिए भी। मैंने तो एक चैनल में जब करने वाले थे, मैंने उस चैनल के अंदर मैंने उसको ऑन एयर पूछ लिया था, उस मालिक ने दूसरे दिन से मेरे को कहा मत आइए आप। मैं नहीं गया, आज तक नहीं गया उनके। तो ये सवाल जो खड़े होते हैं, मालिक को भी पता होता है कि कौन है ये लोग। इस बार मैं जरा सरप्राइज था कि अपने सी वोटर वाले कहाँ हैं। अब आशुतोष, सबसे बड़ी बात जो इस बार मेरे को लगी है, जो नए लोग आए हैं जिनका नाम मैंने पिछले चुनाव में सुना नहीं था, ऐसे उन लोगों के पास वोट परसेंटेज भी वही है, उन लोगों के पास सीटों का भी ये फर्क है। सबका मिनिमम था कि 101 सीटें असम में मिलेंगी, किसी ने कहा 100 मिलेंगी, किसी ने कहा 100 मिलेंगी, कांग्रेस पार्टी को 33 मिलेंगी, 23 मिलेंगी। सबकी बॉटम और टॉप लाइन बराबर थी। क्या मतलब ये? सबकी परसेंटेज वोट बराबर थी, 48% मिलेंगे उसको, 28%, मतलब इवन वोट परसेंटेज उनकी सेम, हर चैनल हर एग्जिट पोल की। क्या मतलब? क्या उनको किसी ने व्हाट्सएप पे डेटा भेज दिया, आप छाप दिखा दीजिए, और चैनल वालों ने एक्सेप्ट कर लिया उसको? भाई चैनल के जो एनालिस्ट बैठे हैं वो तो पूछे, भाई इन सबका डेटा बराबर क्यों है, लगभग एक सा कैसे है? क्या सेम वोटर के पास वही गया हो ना, एक ही आदमी डेटा कलेक्ट किया और भेज दिया सबको? लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही, और मुझे लगता है ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। लेकिन एक चीज और भी है कि सर, एग्जिट पोल के नतीजों में गड़बड़ी क्यों? भाई उसके बाद तो नतीजे 2 दिन के अंदर आ जाए। ओपिनियन पोल से तो कम समझ में आती है बात कि आप अगर ओपिनियन पोल देंगे तो चुनाव के दौरान प्रभावित होगा, लेकिन एग्जिट पोल पे क्यों नहीं प्रभावित? सवाल ये एग्जिट पोल की कई बार होता है कि मॉरल बढ़ाना अपने वर्कर्स का, कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और दूसरा डिफेंसिव पे डाल देना, क्योंकि तब तक वर्कर डिमोरलाइज होता है। वर्कर को पता होता है कौन जीत रहा है। पोलिंग बूथ के अंदर मैं जब बचपन में या कॉलेज में था, मैंने वर्कर पोलिंग बूथ संभाले हैं, काम किया मैंने। हमको पोलिंग बूथ से बाहर निकलते पता लग जाता है इस पोलिंग बूथ में किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, पता लग जाता है, शक्ल से पता लग जाता है, अब भी पता लग जाता है। अगर एजेंट उनका ढंग से बैठा है तो उन सबको पता होता है कौन जीत रहा है। परंतु एग्जिट पोल के अंदर इसलिए कह रहा था कि एक तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, बिजनेस है और टीवी चैनल्स के लिए एक न्यूज है कि कंटेंट बन रहा है उनको, जिसके अंदर बाकी चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन तक आप 72 घंटे तक एग्जिट पोल डिस्कस कर रहे हैं, बदल जाएगा। ये कास्ट है, ये ब्राह्मण है, ये है, वो है, किसने पता कि कोई कॉस्ट भी बताता है अपनी, आज तो कोई नहीं बताता। एक गुप्ता जी की बात से एक से सहमत है कि वेस्ट बंगाल के 70% लोगों ने कहा हम नहीं बताएंगे। 70% क्या, 80% लोग नहीं बताते हर स्टेट के अंदर। तमिलनाडु के अंदर तो ऐसे नहीं बताते।
तो आपको एक स्टेट में बता दिया, दूसरे स्टेट में नहीं था, ये जस्टिफिकेशन मेरे को लगता नहीं है सही है कहीं भी। तो जो आपके एग्जिट पोल इसलिए किए जाते हैं कि मॉरल बूस्टिंग होती है, और कोई मैनिपुलेशन किसी ने करना है तो देखो हमने डेटा आया था, एग्जिट पोल ने कहा जो निकला वही निकला, कई जगह निकल सकता है, क्योंकि आपका रेंज पहले रेंज नहीं होती थी, अब कहते 25 से 50 तक मिलेंगी, 35 से 75 तक मिलेंगी, उसके बीच में कहीं ना तो आएंगी। ये तो है ना कि रेट इतनी बढ़ा देते हैं। पहले एरर जो सिफोलॉजी है, साइंस है, वो जब शुरू की थी किसी ने, उसमें मार्जिन ऑफ एरर 3%, 4%, 2% रहता था। अब सी वोटर वालों ने क्या किया इस बार, क्योंकि हर बार सी वोटर का डेटा जाता था एग्जिट पोल के लिए, इस बार सी वोटर दिखाई नहीं दिया मेरे को कहीं भी कि उनका डेटा लिया गया या नहीं लिया गया। नहीं किया उन्होंने नहीं किया, वही कह रहा हूँ। सी वोटर पहले क्या था, सोर्स ऑफ डेटा एक ही था, सी वोटर सबके पास, इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी करते थे। परंतु पिछले 3-4 इलेक्शन से देख रहा हूं कि हर एग्जिट पोल का डेटा लगभग वही है। एक कहता है बोल देता है, जैसे गुप्ता जी ने बोल दिया कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी जीतेंगे, एक्सेप्शन कर देते हैं। पिछली बार उन्होंने कुछ ऐसे एक्सेप्शन किया था। तो हर चैनल में अंदर वो 5 सेट के इलेक्शन होंगे तो एक में भी बता देंगे जो करंट के खिलाफ होगा, तो उससे एक हाइप बन जाती है, डिस्कशन में हो जाते हैं। तो एक दिन का और डिस्कशन मिल जाता है कि आपने ये प्रोडिक्ट किया, टीवी के लिए 4 घंटे का डिस्कशन और मिल गया ना टॉपिक में। अगर वही बात कही होती, बाकी ने कही होती, तो टीवी पे एक दिन की डिस्कशन नहीं होती, हर चैनल पे डिस्कस हो रही है कि देखो विजय को दे दिया, अब हर चैनल पे बोले जा रहे। अब विजय को मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। कैन ही बी द एनटीआर, कैन ही बी द एनजीआर जो पहली बार इलेक्शन जीत गए, हो सकता हो जाए, मैं नहीं कह रहा किसी बात को। परंतु एग्जिट पोल मेरे हिसाब से सर्टिफाइड होना चाहिए, एजेंसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के साथ, उनको पूरी डेटा देनी चाहिए, उनसे अप्रूव्ड इलेक्शन कमीशन जिसको अप्रूव करेगी वही कंडक्ट करेंगे। एक रेगुलेशन बनना चाहिए इस देश के अंदर, रेगुलेशन बनना चाहिए। चलिए आप बंगाल के बारे में कुछ कह रहे थे, प्लीज। हाँ, बंगाल के बाद वही बता रहा हूँ। बंगाल में ये जो है, एक तो मैंने पहले शुरू बताया कि डिफरेंस इतना है वोट परसेंटेज का और सीटों का, उसके अंदर आप जोग्राफिकल और सोशियोलॉजिकल बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर 30% वहां पर मुस्लिम वोटर है, अगर 7 करोड़ में 30% मुस्लिम वोटर है और 93% वोट पोल हुआ है, तो मुस्लिम का मैं मान करके चलूंगा अगर बाकी एवरेज 93 है तो उनका 97 होगा। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, आई मे बी रॉन्ग। तो अगर 3 करोड़ उनके वहां पर वोट जो हैं, अगर 2.5 करोड़ मुस्लिम वाले वोट हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा, और उनके 2 करोड़ से 2 करोड़ 25 लाख वोट पड़ गए, तो बाकियों को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? Unless ruling other party gets 10 to 12%, 15% of the Muslim votes, और they walk away from TMC to कांग्रेस और किसी और पार्टी को, तो कवर करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है 100% मुस्लिम वोट दिया, हिंदू ने वोट दिया, वो अदम्पशन करके चले तो मेरे को लगता है 90% भी हिंदू ने वोट दे दिया होगा अगर, तब भी पॉसिबिलिटी है बीजेपी जीत सकती है। और महिलाओं की बात करें, महिलाओं को पिछली बार जितने भी एनालिसिस किए लोगों ने, मैं उनके एनालिसिस पे जा रहा हूँ, अपने एनालिसिस पे नहीं जा रहा। महिलाओं ने पिछले 3 इलेक्शन के अंदर ममता को वोट दिए हैं, तो इस बार उसको खिलाफ क्यों देंगे वोट? क्या कारण? कि कार के अंदर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, कंडेमनेबल इंसिडेंट था, बड़ा गलत था, नहीं होना चाहिए था, एक्शन लिया, देर से लिया गया, तो उसकी वजह से क्या ममता के पास जिसकी 33% महिलाएं एमएलए हैं, एमपी हैं, एग्रेसिव हैं, सड़क पे खड़ी हैं, वो महिलाएं खुश हैं वहां पर। जब तक महिलाएं और मुस्लिम नहीं बटेंगे तब तक बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है। अगर वो जादू हो गया जैसे बिहार में हुआ है, वो बंगाल में भी हो सकता है, तब तो बीजेपी जीत सकती है। तो मैं कहूंगा कि वायलेंस जो हो रही है कि वहां पर स्ट्रांग रूम में घुस जाना, वहां पर ये कर लेना, अब ये कि आप सेंट्रल, सबसे बड़ी बदनामी मैं जो कह रहा हूँ, अगर बीजेपी जीतती भी है जेन्युइनली, उसकी जीत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, साख गिराने के लिए इस देश के अंदर एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसका नाम है गणेश कुमार। उसने इलेक्शन प्रोसेस को इतना खराब कर दिया है कि जीत भी हार में दिखाई देती है। अगर वो जीत भी जाएगी बीजेपी, लोग कहेंगे ज्ञानेश ने जितवा दिया, बीजेपी ने, अमित शाह ने मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ा। ये सबसे बड़ी लेसन है इसका कि अच्छा भला इलेक्शन चल रहा है, वायलेंस सबसे कम हुई इस बार, पिछले कई इलेक्शन से देख करके चले, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, ठप्पा छाप जो भी कह रहे थे कुछ भी नहीं हुआ, और सबसे मैक्सिमम वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया इस देश के अंदर। तो इसका मतलब लोग वहां के वोट करना जानते हैं। आपने सर भी कर लिया, SIR भी कर लिया, उसके बावजूद भी इतने वोट पड़े, सब लोग गए, 20-22 लाख लोग जो इमिग्रेट लेबर थी सब छोड़ के चले गए वहां पर। मेरे घर में भी जो बंगाली थे वो भी चले गए छोड़ करके। तो वो क्यों गए, कहाँ गए, किसको वोट दे, मेरे को पता है, पर मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पर जितनी माइग्रेशन इस बार 15 लाख 20 लाख वोट गए हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 से 5 हजार माइग्रेट लेबर भी गया है। वो किसको वोट देगा पता नहीं है, किस लिए गया है? अपना वोट बचाने के लिए गया, अपना राशन कार्ड बचाने के लिए गया है, अपनी नागरिकता बचाने के लिए गया है।
सर आर ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने किसी तरह से वोट वहां पर पूरे नहीं दिए, लोगों को वंचित कर दिया लोगों लेने से। और कोई भी 10 केस ऐसे नहीं दिखाई दिए जो बांग्लादेशी क्या करे बताया गया। भाई नाम तो बताओ, ये 50 लोग निकले जो बांग्लादेशी थे, इन्फिल्ट्रेटर थे, वो नहीं है। परंतु वहां पर टक्कर जरूर है। बीजेपी की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने, मोदी और शाह साहब ने, जो बाहर से जाते हैं लोकल लीडर, उनके पास अधिकारी के अलावा कोई है ही नहीं। वहां पर मैं 2 दिन गया, वहां पर जो लोकल कैंडिडेट कलकत्ता में थे, बड़े इंपॉर्टेंट लीडर, उनके 5 लोग नहीं थे सड़क पर चलने वाले। महिला जो कैंडिडेट थी उनके 3 महिलाएं भी नहीं थी सड़क पर। तो बाहर होंगे, पर बहुत मेहनत की इन दोनों ने, वहां पर पार्टी को खड़ा किया। परंतु नीचे का वर्कर जो है वो अपने साथ जोड़ने में वो सफल नहीं रहे, वाकई संगठन फेल हो गया। क्योंकि वहां पर एक्सपेरिमेंट करते रहे, उनको लगता है कि बाहर के लोगों को लाके लीडर बना दिया गया, जो संघ के साथ काम कर रहे हैं उनको नहीं दिया। तो वहां पर जितनी ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस है और ममता, उसके मुकाबले में हर गांव में इसकी शाखा है। मतलब शाखा में से कहूँ, शाखा का शाखा तो आरएसएस की है कई बहुत जगह पर, परंतु पॉलिटिकल शाखा वहां पर नहीं है, ब्रांचेस। जी, ये बताइए कि हर चुनाव में, जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ या फिर दिल्ली का भी चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तो ये कहा गया कि आरएसएस के लोगों ने बहुत मीटिंग की। हरियाणा में तो कहा गया 30,000 से ज्यादा मीटिंग की, पंजाब, महाराष्ट्र में कहा गया 50,000 से ज्यादा मीटिंग की। बंगाल के चुनाव में मैंने ये चीज नहीं सुनी कि आरएसएस कितने लोगों ने मीटिंग की, इतनी तैयारियां की और आरएसएस के लोग पूरी तरीके से सक्रिय थे। हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही थी, चुनाव आयोग की बात हो रही थी, 2 लाख से ज्यादा जो सीआरपीएफ के जवान तैनात थे उनकी बात हो रही थी, हिंसा की बात हो रही थी, आरजीकर की बातचीत हो रही थी, लेकिन आरएसएस का नाम मैंने नहीं सुना। तो ये कुछ अनूठा मुझे लगा इस बार। नहीं, आरएसएस के लोग थे, मैं गया था, आरएसएस के लोगों से मैं जानता हूँ, कई लोगों को तो मिला। सुनील बंसल वहाँ पर इंचार्ज थे, सब कर रहे थे वहाँ पर ये इस बार देखा कि मैं जिस होटल में ठहरा था, 2 होटलों में गया, सबसे ज्यादा लोग बीजेपी के ठहरे हुए थे। सबसे बड़े होटल, बड़े महंगे होटल, उसके अंदर कम से कम वहाँ पर 20-25 तो मंत्री गए होंगे। कई लोगों ने 3-3 महीने से वहाँ पर घर ले रखा था, रहते वहीं थे। हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग गए हुए थे। कम से कम 10,000 लोग पिछले 3 महीने से बाकी प्रदेशों से आकर के बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। परंतु मजे की बात है, जब शाम को मेरे को होटल में 1-2 लोग मिले, उन्होंने कहा साहब चावला जी आप सीनियर हैं, आप तो विद्यार्थी परिषद, ये वो दुनिया भर का। हम गांव में घुसते हैं, सीआरपी का आदमी हाथ में खड़ा होता है, वो गांव वाले पीटते भागते हैं, भाग लेते हैं वहां से। तो प्रॉब्लम वहां पर थी लोकल लैंग्वेज की सबसे बड़ी। संघ के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वहां पर कोऑर्डिनेशन होता था, परंतु बीजेपी का वर्कर वहां पर डरा हुआ महसूस हो रहा था वहां पर, और वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि चार क्या लगता था, तुम बाहर के लोगों के साथ मिले हुए, बंगाली कहाँ है हमारे पास, कोई वर्कर बंगाली कहाँ है, नेता कहाँ है। यहाँ 12 चीफ मिनिस्टर वहां गए, 250 से एमपी वहां गए, वहां से जाकर के सब वहां डरे लगाए हुए बैठे थे। कई तो वहां पर होटलों में ही थे सारा दिन के सारे दिन। तो वर्कर जब तक नीचे नहीं होगा, नेता जाकर क्या करेगा। केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी गई, उनको बंगाली आती है, उसको ड्रॉ भी किया उसने कुछ लोगों जाकर के वहां पर। बाकी केंद्रीय मोदी जी और शाह के अलावा बाकी लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाए वहां के लोगों को। राजनाथ जी भी कहे, वहां पर भी कुछ उनको असर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। योगी जी के नाम पर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके जाते हैं जहाँ उनको देखने के लोग आए। योगी जी अच्छा बोलते हैं, कनेक्ट कर पाए अपने साथ लोगों को। परंतु ओवरऑल जो कैंपेनिंग थी, जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट थी, वहां पर स्टार नहीं रहे, वो तो तारे भी नहीं रहे। तो वो तो तारे बोलते हैं, चांद भी नहीं रहे, तारे भी नहीं रहे, तारे भी नहीं थे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वहां पर जीत अगर होगी, सिर्फ लोगों ने मोदी के साथ कनेक्ट कितना किया कि हम मोदी को वोट देंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि हर सीट पर मोदी खड़ा है, हर कैंडिडेट को भूल जाइए, मोदी जी का स्टेटमेंट है वहां पर। हाँ जी, हर बिल्कुल। सीट पर, हाँ, तो हर कैंडिडेट मोदी है। अगर वो दिमाग में घुस गई ये बात, तो उसका असर हो सकता है। हर कैंडिडेट के जो वहां पर उन्होंने कमल का फूल नहीं देखा होगा, अगर मोदी की फोटो दिखाई दी गई उसके अंदर, होलोग्राम दिखाई दे गया उनको वहां पर, तो मोदी की वोट लगेगा वहां पर। बिल्कुल। बट प्रभु एक बात ये बताइए कि चुनाव के दौरान तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बड़ी मजबूती के साथ कह रही थी कि भाई देखो दुनिया में सब जगह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, हमारे यहाँ नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल। ये है मोदी जी का मैनेजमेंट, ये है मोदी जी का की गवर्नेंस। अब खबर ये आ रही कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो जैसे चुनाव खत्म हुए वैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, ये क्या है? देखिए आशुतोष, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी जो ऑयल इकोनॉमिक्स है ना, ये बड़ी बोंकी है। शुरू से बड़े जमाने से चल रहा है, राजीव गांधी से लिए, इंदिरा गांधी से लेके हमेशा सब्सिडाइज रही है। सबसे बड़ी विडंबना इस देश के अंदर ये है कि कॉन्स्पिरेसी हमारे देश के खिलाफ हो रही है कई सालों से, कि हमारा देश अपने आप सेल्फ सफिशिएंट ऑयल के अंदर ना हो। मैं चार्ज लगा रहा हूँ कि हमारे यहाँ ताकतें ऐसी काम कर रही है, इंटरनल एक्सटर्नल, इतने कुएं निकाले, इतने अनाउंसमेंट किया, आपने देखा होगा,
बड़ी से बड़ी की। मैं एक बार की, अब मैं आपको बताता हूँ, 1980 के अंदर पीसी सेठी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया उस वक्त वहां पर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि अगले 9 साल के अंदर हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तब हमारी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर 60%, 70%, अब 90% है। जो भी तेल आप निकालते हैं यहाँ पर, वो बनता क्यों नहीं वहां पर? इतने सारे कुएं निकाले, बनते क्यों नहीं आप? तो ये जो इंडिपेंडेंस है हमारी इंपोर्ट के ऊपर, उसको आपने, क्योंकि इतना महंगा, जहां इंपोर्ट करेंगे हरमुज बंद हो गया वहां से, उसकी वजह से आपको टैक्स शॉर्टेज हो गई और प्रोडक्शन कम होनी शुरू होगी। तो ये कारण है तेल के बाहर नहीं बढ़ाए, क्योंकि बढ़ाने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि कितना घाटा दिया जाए। अब सरकार के खर्चे तो बढ़ते चले आ रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट डबल हो गई है, लोन जितने आपने किए वो डबल हो गया पिछले 10 साल के अंदर। तो पेमेंट करने के लिए आप खर्चे कहीं कम नहीं कर रहे हैं, खर्चे आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी आपकी बढ़ती चली जाएगी। एक नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब गवर्नमेंट इतनी फूल गई है, गवर्नमेंट का वजन जो है, वजन साइज जो अगर 36 इंच की थी वो 70 इंच की होगी गवर्नमेंट। ये आपने अच्छा किया, 70 इंच की हो गई। गवर्नमेंट 70 इंच की हो गई, उसका वेट अगर 25 किलो पे था, अब 125 किलो हो गया। तो उसको खिलाओ पिलाओ के बीमारी होगी दुनिया भर की। तो गवर्नमेंट का वेज बढ़ने से, गवर्नमेंट का एक्सपेंशन से हमारे इतना खर्चे बढ़ गए गवर्नमेंट के अंदर, और स्कीमें चली, अच्छी स्कीमें चली थी, परंतु सबसे बड़ा नुकसान है कि आप इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे और हमारी एफडीआई सारी चली गई। हालांकि सारे साल के अंदर एफडीआई बढ़ी है, परंतु लोग अपने पैसे वापस लेके चले गए। तो डॉलर महंगा हो गया, आपको आप इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर के अंदर, तब डॉलर अगर रुपए ज्यादा जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगी। इसकी वजह से डेफिसिट जो 15 से 20 रुपए पर लीटर हो रहा है, उसमें सरकार पहले सब्सिडी देती थी। एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल था वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कि हम डीजल और पेट्रोल के भाव सब्सिडाइज करेंगे, परंतु जब मनमोहन सिंह आए फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक इकोनॉमिक्स लेकर के आया कि नहीं, हम सब्सिडी कम करते चले जाएंगे। तो एक रिफॉर्म की पॉलिसी चली, उसमें कम करते चले गए। अब 3 लाख 4 लाख करोड़ की सब्सिडी जाती है, पहले मनरेगा के माध्यम से जाती थी, पेट्रोल के माध्यम से जाती थी, अब मनरेगा में आपने कम कर दिया, पेट्रोल में कम करते जा रहे हैं। पिछले साल के अंदर पेट्रोल प्राइसेस इतने कम हुए कि हर लगभग 100 करोड़ रुपए रोज का प्रॉफिट ऑयल कंपनी बना रही थी, प्राइवेट कंपनी बना रही थी। रिलायंस वगैरह जितने भी हैं, उन्होंने इतना इंपोर्ट किया रशिया से, उसको बाहर बेचा, यहाँ वहां से इंपोर्ट किया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, इंडिया में नहीं बेचा। तो ये हमारी ये कंपल्शन है, इसलिए है कि हमारी ऑयल मैनेजमेंट जो है, हमने सेव नहीं किया, हमने बैंक नहीं बनाए। ऑयल बैंक कहते हमारे पास इतना स्टोरेज है, इतना रखा। जैसे चाइना के पास इतना तेल है स्टोर किया उन्होंने, वो 3-4 महीने तेल चला सकते बिना लिए हुए, परंतु हमने नहीं किया। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग जो है, उसकी वजह से हम कहेंगे सरकार को टोटल ब्लेम करना इसके लिए जरूरी नहीं लगेगा, पर मेरे को लगता है पॉलिसी में कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी रही है। नहीं, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि चुनाव के दौरान तो आप कहते हैं हमने नहीं बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया, और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया पता चला अचानक आप बढ़ा दिया। तो ये पॉलिटिक्स है, वो यही है। तो अगर बढ़ाना तो चुनाव के दौरान बढ़ा, तो लोगों से कहते हैं आप कि भाई हमारे पास कोई मजबूरी है, हमने तो युद्ध लॉन्च नहीं किया। अब युद्ध हो रहा है, पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो देश हित में ये जरूरी है कि हमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ये ईमानदारी सरकार क्यों नहीं दिखाती? भाई लोग इस बात को मानेंगे से आप अगर 2004 से लेकर के 2014 तक देखें तो मनमोहन सिंह सरकार ने कितनी बार कीमतें बढ़ाई, देखनी पड़ेगी। परसेंटेज कम होगी, परंतु 32 रुपए से 69 रुपए तक तो वही लेके आ गए थे 10 साल के अंदर। अब यहाँ पर जो है, अब आप देखते हैं 70 से आप 104 110 पे लेकर के चले गए। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे 10 सालों के अंदर, तो मेरे को लगता है कांग्रेस की थोड़ी कम होगी इसके मुकाबले में, बीजेपी की ज्यादा है। एवरेज परसेंटेज देखेंगे, अगर आप निकालेंगे, अगर आप सर्च करेंगे, तो मेरे को लगता है कितनी हुई है तो पता लग जाएगा इसके अंदर। परंतु डेफिसिट तो बढ़ेगा कि डॉलर की प्राइस आपको पता है कम होती चाहिए, पहले भी हुई थी। अभी तो लोग कहते हैं कि अंडर एस्टिमेशन है, डॉलर तो 110 रुपए 120 रुपए होना चाहिए, ये हमारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। अब उनको लगता है डॉलर के, क्योंकि अमेरिकन भाषा बोलना जरूरी है, तो अमेरिकन जो हमारा वीकनेस है, ये इलेक्ट्रल भाषा जरूरी है। कांग्रेस वाले पहले बोलते थे हम नहीं बढ़ाने लगे, और मेरे को लगता है अगर आप सर्च करेंगे 2004 के इलेक्शन, 2009 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद प्राइस का बढ़े थे, नेक्स्ट इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन बढ़े कि नहीं बढ़े, देखना पड़ेगा उसके अंदर, कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, आप कर सकते हैं इसके ऊपर। परंतु ये पॉलिटिक्स से जुड़ा जरूर है, परंतु प्राइस ना बढ़ाए जब तक कि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, जब तक कि आप अपने इंडिजिनस प्रोड्यूसर जो हैं, जो बना रहे हैं क्रूड ऑयल ला करके, उनको इंडिया में बेचने के लिए मंजूर नहीं करते कि आप अपना माल इंडिया में बेचेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे। ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो आप रिजर्व बनाएंगे, आप टैंक्स बनाएंगे, अंडरग्राउंड रिजर्वेशन बनाएंगे, उसके अंदर हमारी एनर्जी पॉलिसी कहीं ना कहीं वीक है, जिसके ऊपर काम नहीं किया है।
तो पॉलिटिक्स में हमारी बाकी अच्छी होंगी, तो मोदी सरकार जी। की एक ही प्रॉब्लम है, एनर्जी में कहीं ना कहीं पॉलिसी में वीकनेस आई है। बट सर एक चीज ये बताइए कि ये जो रुपया भी है 95 के पार निकल रहा है, और जो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है उसके हिसाब से पिछले 3 महीनों में, मार्च के महीने तक, बल्कि अगर अप्रैल भी उसमें जोड़ ले, तो वो उनका कहना है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 1 साल में जितना भागा वो 3-4 महीनों में बाहर चला गया भारत के। क्या आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखो फिर इसको हम इंटरनेशनल सिचुएशन से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कब ऐसा जितनी आप देखो गूगल का इतना बड़ा दफ्तर खुल गया, वहाँ आप देखा होगा सेंट्रल हैदराबाद में खुला, उससे पहले अमेजोन ने कुछ किया, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है अभी भी, परंतु जो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है वो लोग हैं जो सटोरी है, जिनको मैं बोलता हूँ, जो अपने फंड बने हुए हैं ना, जिसमें हमारे बाबू भी इन्वॉल्व है, उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं, कई उनकी कंपनी चलाते हैं बाहर, ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते थे कि यहाँ रिटर्न अच्छी थी, ओवर प्राइस हमारी स्टॉक मार्केट थी, उसके अंदर पिछले 2 लाख करोड़ रुपए निकाल के लोग भाग गए। अब डॉलर लेकर के भाग गए आप, तो डॉलर जब आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको सामान खरीदना है, डॉलर की अवेलेबिलिटी, तो डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ की स्टॉक मार्केट इतनी ओवर हीटेड थी, उसके अंदर लोग बाहर करके कि क्या होगा इंटरनेशनल सिचुएशन में, अमेरिका में उनको बेटर रिटर्न मिल रही हैं, वहाँ पर उनके रेट थोड़े बेटर मिल रहे हैं, यहाँ हमारे बैंक ने भी रेट कम कर दिए, पहले हमारे एनआरआई अभी आ रही है, बस सबसे ज़्यादा है हमारे पास एनआरआई, एक्सपोर्ट हमारे ज़रूर बढ़े हैं, परंतु एफडीआई आई है, डायरेक्ट एफडीआई आई है, पर एफपीआई जिसे कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो एफआईआई लेके आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो बहुत निकाल करके चले गए, जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज हुई है। आपने ये भी देखा कि सोना हमारे रिजर्व पे इंडिया के अंदर अब 70% सोना हमारे पास रिजर्व में है, उसकी वजह से भी वैल्यू बढ़ गई हमारी फॉरेन एक्सचेंज की, आपने वो फैक्टर नहीं किया। फॉरेन एक्सचेंज की जब वैल्यू निकालते हो, इतने बिलियन हमारे पास हैं, उसमें सोने की वैल्यू भी जुड़ी हुई है, तो 800 किलो 800 टन आपके पास सोना इस वक्त है, तो जो पहले 800 टन था, 30% कम रेट बढ़ गया सोने के पिछले 1 साल के अंदर, तो आपके फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू कितनी बढ़ गई, उसको डिस्काउंट करेंगे तो और कम हुआ है। बिल्कुल। तो ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का विश्वास इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरा है। हालांकि खबर ये भी सबसे ज्यादा महंगी कारें हिंदुस्तान में पिछले साल में रिकॉर्ड सेल हुई, लोग खरीदने सही। तो कहीं एक डाइकोटमी है, पता लगता कि जिनके पास पैसा बहुत है उनके पास बहुत है, वो 10 गाड़ियां भी रख लेते हैं घर के अंदर। तो मैं गाड़ियों को सिग्नल नहीं मानूंगा, परंतु जो कॉन्फिडेंस कम हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का हमारी स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह से शॉर्टेज डॉलर की हुई है, डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है, और आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ रहा है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो डेफिसिट रेट सब बढ़ता चला जाएगा, तो रुपए की कीमत गिरती चली जाएगी। रुपए की कीमत गिरती चली जाएगी। खैर, अभी रुपए की कीमत पे फिर कभी एक दिन लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो सबकी नजर 4 मई पे लगी हुई, उस दिन क्या होता है, तो हम प्रभु जी से भी उस दिन बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।